slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. तो प्रेम, हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं। आपने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की? मैं स्टार्टिंग से मैं स्पोर्ट्स में जाना चाह रहा था बचपन से, बट आपका ऐसा कौन सा फेज था जो सबसे ज़्यादा मुश्किल था? मेरे जो कोच थे उन्होंने काफ़ी मेरे को सपोर्ट किया, विनय सांगवान ने। प्रेम भाई, जब आपने पहली बार इंडिया की जर्सी डाली और वर्ल्ड चैंपियनशिप में कम्पीट किया तो उस टाइम के इमोशंस कैसे थे? मैं भी यार इंटरनेशनली खेलूँ और वो नेशनल एंथम बजाऊँ। प्रेम भाई, आपने हंगरी में, यूएस में और स्पेन में भी कम्पीट किया है। सो आपको क्या नया मिला सीखने को वहाँ से? थोड़ा मैंने किसी और की बातें मान करके तो उसमें चला गया था मैं, अपना थोड़ा दिमाग यूज़ नहीं किया मेरा। तो जब हंगरी में आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया प्रेम भाई, तो वो टेक्निकली या इमोशनली सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या था उसमें? 7-8-9 रैप लगा दिए मैंने, और वो लगने के बाद मतलब होता है ना कि आपने जब देखा स्कोर अपना कि आपने 62 कर दिया, आपने काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हुआ, आँखों में पानी आ गए थे मेरे को यार, कि मतलब फिर मेरे को आया कि स्पेन वाला याद है दोबारा कि मेरा यार वहाँ छूट गया था और यहाँ पे देखो भगवान ने कितना अच्छा दिया मेरे को। जय माँ भवानी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्पोर्ट के बारे में जिसे 80 to 90% इंडियंस नहीं जानते हैं। तो आज हम हैं एक ऐसे एथलीट के साथ जिन्होंने 3 गोल्ड, 3 सिल्वर, 3 इंटरनेशनल ब्रोंज मेडल्स अपने नाम किए हैं। सो हियर वी गो प्रेम। राम राम सबको। तो प्रेम, हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं। आपने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की? ये जर्नी मैंने अपनी 2017 में स्टार्ट की, सितंबर से स्टार्ट की थी मैंने, और वहाँ से स्टार्ट करते करते अब मेरे को ये स्पोर्ट्स में 2026 आ गया है। तो वहाँ से शुरू की मैंने, तो जब इतना स्पोर्ट में इतना कुछ नहीं था और अब ये स्पोर्ट काफ़ी ग्रो कर चुका है। तो इसमें अब मेरे पास देख लो अब 3 गोल्ड मेडल आ गए और 5 कॉम्पिटिशन खेल चुका हूँ मैं इंटरनेशनल, और जिसमें 3 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर, 3 ब्रोंज मेडल जीत चुका हूँ मैं। तो प्रेम भाई, केटल बेल के बारे में इंडियंस बहुत कम जानते हैं, तो इस स्पोर्ट के बारे में आप हमें कुछ बताएं। जैसे ये नॉर्मल वेट लिफ्टिंग की तरह ही गेम है, वैसे ही रशियन स्पोर्ट्स है। और जैसे हमारी वेट लिफ्टिंग है, गेम होता है हमारा, वो बारबल के साथ मीराबाई चानू खेलती है, तो उनको 3 बार अटैम्प्ट होते हैं उनके पास वेट को डिफरेंट उठाने का। बट इसमें फ़र्क ये होता है कि एक तो बेल होती है आपकी, कैनन की तरह होती है, हैंडल होता है, उसमें बारबल होती है आपकी, प्लेट डली होती है। इसमें आप उस वेट को उठाते हो, वेट लिफ्टिंग में जो नॉर्मल है उसको आप एक बार उठा सकते हो, बट इसमें एक ही वेट को आपको कॉन्टिन्यूस, जैसे 10 मिनट का गेम है तो आपको 10 मिनट उठाना है, 30 मिनट का है तो 30 मिनट नॉन स्टॉप करना है, और फिर 60 मिनट्स का है तो 60 मिनट नॉन स्टॉप करना है। तो ये डिफरेंस है। प्रेम भाई, आपको कब लगा कि ये हॉबी नहीं, एक मेरा इंटरनेशनल करियर बन सकता है या मेरा करियर बन सकता है? मतलब हॉबी तो नहीं कि मैं स्टार्टिंग से मैं स्पोर्ट्स में जाना चाह रहा था बचपन से, बट घर की ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि मैं स्पोर्ट को कर पाऊँ। तो मैं कोर्स करने गया था वहाँ पे ऐसे ही, तो वहाँ पे जिनके पास मैंने कोर्स सीखा है विनय सांगवान, जो कि मेरे पहले कोच भी थे, तो उन्होंने मुझे वहाँ बताया कोर्स में कि ये केटलबेल स्पोर्ट्स भी है। तो उस टाइम वो खेले जा रहे थे मलेशिया, तब उन्होंने मुझे बताया कि केटलबेल स्पोर्ट है, ये ऐसे है। तो मेरे माइंड में क्लिक किया कि यार अब मैं थोड़ा नहीं करना अच्छी कर रहा हूँ, तो मुझे अब स्पोर्ट्स में जाना चाहिए। तो मैंने उनसे सीखना स्टार्ट किया फिर। तो प्रेम भाई, हर एक चैंपियन की लाइफ में हमेशा स्ट्रगल होता है, तो आपका ऐसा कौन सा फेज था जो सबसे ज़्यादा मुश्किल था? मेरा स्टार्टिंग में, मतलब जैसे स्टार्टिंग में था मेरा बहुत स्ट्रगल रहा कि मेरे पास, जैसे कि मैंने जब स्टार्ट किया स्पोर्ट, क्योंकि सेल्फ स्पॉन्सर स्पोर्ट है तो मुझे केटल बेल भी लेनी पड़ती हैं। अब ये केटल बेल, ये अब देख ही रहो सामने की तरफ, तो मेरे पास जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास सिर्फ 2 केटल बेल होती थी, और तब मेरे पास केटल बेल लेने के मेरे पास पैसे वैसे इतने नहीं होते थे। तो बहुत अब धीरे धीरे करके अपने पास केटल बेल सारी इकट्ठी करी। तो वो स्ट्रगल से मैं निकला हूँ बहुत, और मेहनत करने में, प्रैक्टिस भी करने में, डाइट वाइट में भी काफ़ी चीज़ें थी वो। तो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका रहा है प्रेम भाई? मेरा खुद का ही रहा है, और मेरे माँ बाप का रहा, भगवान का, और मेरे जो कोच थे उन्होंने काफ़ी मेरे को सपोर्ट किया। विनय सांगवान ने स्टार्टिंग उन्होंने काफ़ी चीज़ें हेल्प करी हुई मेरी, उन्होंने मुझे प्रोटीन भी दिए, उन्होंने मुझे कई बार पैसे भी दिए थे उन्होंने, कि मैं अच्छा खेलता था कि तो इसमें चल। तो बहुत बड़ा हाथ इन दिनों को कहा, क्योंकि हर एक स्पोर्ट्स पर्सन के लाइफ में ऐसा कोई ना कोई पर्सन होता है जो उसको बिल्कुल बैक से बहुत पुश करता है। तो ऐसा वो पर्सन कौन है? मेरे लाइफ में वो मेरे जो पहले कोच थे विनय सांगवान, उन्होंने काफ़ी चीज़ को पुश किया मेरे को। तो उन्होंने, मतलब उनसे मैं प्रोग्राम लेता था, ऑनलाइन सीखता था, वो मुझे लिख के देते थे और मैं सीखता था। उन्होंने देखी मुझसे पैसे भी नहीं लेते थे वो, क्योंकि उस टाइम मेरे पास होते भी नहीं थे पैसे देने को। तो उन्होंने देखा कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, इतना कुछ ना बताने के बाद भी, और इतना दूर रह के, वो दिल्ली में थे, मैं रोहतक में। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ों में सपोर्ट किया। मैं उनके पास जाता था सीखने के लिए, मतलब महीने में 1 बार जाता था वीकेंड पे। तो वहाँ से जैसे वापस आता था, वो पैसे देते थे मुझे। तब उनके पास
प्रोटीन वोटीन भी होते थे, मुझे प्रोटीन देते थे। उन्होंने काफ़ी हेल्प करी मेरे को, अभी भी हेल्प करते हैं बहुत, तो काफ़ी हाथ उन्होंने मेरा। तो प्रेम भाई, जब आपने पहली बार इंडिया की जर्सी डाली और वर्ल्ड चैंपियनशिप में compete किया, तो उस टाइम के इमोशंस कैसे थे? मतलब मैंने जैसे विनय सर को ही देख के मैंने स्टार्ट किया था केटलबेल। तो उनको जब मैंने देखा ना, तो उनका ये उज्बेकिस्तान का कंपटीशन था, तो उनका वहाँ पे एक नेशनल एंथम जो उन्होंने गोल्ड जीता था, तो नेशनल एंथम जो चला था, तो मेरा मन भी था कि मैं भी यार इंटरनेशनली खेलूँ और वो नेशनल एंथम बजाऊँ। और जब वो टी शर्ट आई थी, तो एक होता ना, एक पावर चाहते, एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं आपके, तो उस टाइप से फीलिंग थी, वो मिक्स फीलिंग थी। मतलब बताया भी नहीं जा सकते वो कैसी फीलिंग थी। तो उस टाइम पे मतलब फील क्या हो रहा था, माइंड में क्या चल रहा था और हार्ट में क्या चल रहा था? मतलब ये चल रहा था कि यार, मतलब अपनी पिछली जर्नी को देख रहा था कि मैंने शुरुआत की थी यार, और अब कैसे देखो मेरे पास इंडिया की टी शर्ट आ गई। मैं उस चीज़ के बारे में सोच रहा था कि और अब मेरे पास आ गई वो चीज़, तो कितना ग्रेटफुल हूँ मैं उस चीज़ को लेकर। प्रेम भाई, आपने हंगरी में, यूएस में और स्पेन में भी compete किया है, सो आपको क्या नया मिला सीखने को वहाँ से? तीनों में अलग अलग था। स्पेन में थोड़ा सा मतलब ज़्यादा इमोशनली ज़्यादा क्लोज था वो, कि तो उसमें ज़्यादा compete करने में ना मज़ा भी आया, और मतलब मैं थोड़ा सा उसको नंबर ज़्यादा अच्छे अचीव करने की कोशिश कर रहा था। बट उसमें समहाउ मेरे ना थोड़ा सा, कि कई बार ना होता है कि आप कि किसी और की बातें ना मान, तो थोड़ा मैंने किसी और की बातें मान करके तो उसमें चला गया था मैं, तो अपना थोड़ा दिमाग यूज़ नहीं किया मेरा, तो उस चक्कर में मेरा वो गोल्ड मेडल छूट गया था मेरे से, तो मेरे हाथ फट गए थे। और फिर आपका हंगरी में आया। हंगरी में तो मेरा मतलब ये सबसे बेस्ट था, क्योंकि मेरा हंगरी जाने का कोई प्लान नहीं था, और वहाँ पे मैं गया, फिर प्लान किया, और वहाँ पे फिर मैं 2 गोल्ड मेडल जीते। फिर मेरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी लगा, और फिर एक MSWC लगा मेरा, जो कि केटलबेल स्पोर्ट्स में सबसे हाईएस्ट रैंक होती है, मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स इन वर्ल्ड क्लास। तो इन तीनों में चीज़ों में बहुत कुछ सीखने को मिला। और प्रेम भाई, आपने इतने इंटरनेशनल मेडल्स जीते हैं और इतने सारे इंटरनेशनल टूर्स पे, आपने इतने सारे इंटरनेशनल चैंपियनशिप के अंदर आपने हिस्सा लिया है, सो उनमें सबसे करीब कौन सा है आपके दिल के? सबसे करीब तो मेरे हंगरी वाला ही है। मैंने बताया ना कि उसमें मेरा जाने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि मेरा बजट उस टाइम हिल चुका था। तो स्पोर्ट्स में आपको खुद से पैसा लगाना पड़ता है, आपका ट्रैवल, आपका फूड, आपकी फ़ीस, ट्रेनिंग के सब खुद से लगाना पड़ता है आपको, और बिल्कुल हिल चुका था। तो उस टाइम भी मेरे विनय सर और एक मेरा फ्रेंड है दानिश, इन दोनों ने मुझे रात पे कोविड फ़ोन किया मुझे, कि बोला भाई हम ऐसे ऐसे हैं, नंबर दिखाए मेरे को कि भाई ऐसे ऐसे नंबर हैं, चलते हैं। मैंने कहा, फिर उन्होंने कहा मैं नहीं, मेरे पास तो मैं नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा नहीं हम देख लेंगे। उन्होंने कहा कि मैं रहने का मैं देख लूँगा। उन्होंने कहा कि भाई खाने वाने का मैं देख लूँगा, तो चल कोशिश तो कर। तो वहाँ से मैंने कोशिश करा, और फिर वहाँ पे मैंने मतलब, क्योंकि स्पेन के उसके 6 महीने पहले स्पेन मेरा एक सपना टूट गया था मेरा। और फिर ये मुझे नहीं पता था कि वो ये कहते हैं ना कि भगवान कुछ अच्छे के लिए करता है। और वहाँ पे गया मैं, एक मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी लग गया, और जो MSWC में वहाँ पे 1 मांग रहा था, और यहाँ पे मेरे को 2 मिल गए। वहाँ पे 1 गोल्ड मेडल मांग रहा था, यहाँ पे डबल। तो यहाँ पे हंगरी में मेरे हर चीज़ मेरे को डबल मिल गई। तो जब हंगरी में आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया प्रेम भाई, तो वो टेक्निकली या इमोशनली सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या था उसमें? इमोशनली ज़्यादा डिफिकल्ट था वो, क्योंकि मेरी ना लिफ्ट दो लिफ्ट खेल रहा था वहाँ पे मैं। एक डबल स्टिक पुश प्रेस थी और एक डबल हाफ स्नैच थी। तो एक मेरी 11 बजे थी और एक मेरी 5, साढ़े 5 या 6 बजे थी। एक ही दिन में ना 2 लिफ्ट करना, और वो भी 10-10 मिनट के डबल, और 48 kg के साथ ईच हैंड, 24 बहुत ज़्यादा आपको इमोशनली प्रिपेयर होता है, मेंटली प्रिपेयर होता है, वो ज़्यादा टफ था मेरे लिए। सो जब कंफर्म हुआ प्रेम भाई कि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हो, उस टाइम पे आपके माइंड में चल क्या रहा था? मतलब मेरे ना जैसे 30 सेकंड रहते थे, और मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड से रहता था मैं, तो 30 सेकंड में मैंने कम से कम 7-8-9 रैप लगा दिए मैंने। और वो लगने के बाद मतलब होता है ना कि आपने जब देखा स्कोर अपना कि आपने 62 कर दिया आपने, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हुआ, आँखों में पानी आ गए थे मेरे को यार, कि मतलब फिर मेरे को आया कि स्पेन वाला याद है दोबारा, कि मेरा यार वहाँ छूट गया था, और यहाँ पे देखो भगवान ने कितना अच्छे दिए मेरे को। और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को आप किसको डेडिकेट करना चाहते हो सबसे ज़्यादा? इसमें किसका हाथ है? आप इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में मतलब ये मैं को अपनी मेहनत को देना चाहूँगा, कि मैंने उसके लिए इतनी मेहनत करी और उतना सोचा मैंने, और वो चीज़ मिल गई मुझे। सो हर वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद आप अपने आप में क्या सुधार करते हो प्रेम भाई? हर चैंपियनशिप में जैसे कि अभी यूएस में खेल के आया, तो मैं जैसे थोड़ा सा आगे बैठ के सोचता हूँ कि इसमें मेरी क्या गलती रही है, क्या इसमें अच्छा कर सकता था मैं,
है ना, क्या मेरी कमियाँ रह गई, क्या मेरी स्ट्रेंथ रही है। तो कोशिश करता हूँ कि जो मेरी वीकनेस थी उन पे मैं काम करूँ, या किसी वजह से मेरे क्या चीज़ रह गई मैं इसको थोड़ा 2-4 और अच्छे और कर देता, तो उसके बारे में ज़्यादा प्रिपेयर करता हूँ, अगले चैंपियनशिप में गड़बड़ ना करूँ मैं। और अगर आप कहीं पे स्टक हो जाते हो किसी भी अपनी ट्रेनिंग के दौरान, तो आप किसको कांटेक्ट करते हो उससे रिलेटेड? मैं कांटेक्ट 2 लोगों को करता हूँ, विनय सांगवान को और दानिश नौशाद को। दानिश नौशाद मेरा फ्रेंड है और विनय सर तो मेरे पुराने कोच रहेगा, बड़े भाई हैं वो मेरे, उनके पास बात करता हूँ तो हल हो जाती हैं चीज़ें। सो प्रेम भाई, जो लोग केटलबेल को सिर्फ एक जिम इक्विपमेंट समझते हैं, तो उस चीज़ को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, या उस चीज़ को कैसे लोगों को बताओगे कि केटलबेल एक सिर्फ जिम इक्विपमेंट नहीं है? एक्चुअली ना जिमों में ना सिर्फ स्विंग कराते हैं, और उनको एक्चुअली ये भी नहीं पता कि एक को, जैसे जिम में केटलबेल होती हैं 2 तरह की होती हैं, एक कास्टिंग वाली होती हैं, वो जो हैंडल छोटा सा होता है और छोटा सा ही होता है, ये कंपटीशन बेल होती हैं। तो पहले तो कंपटीशन बेल वहाँ पे आ जाए, और फिर उसमें क्लासेस होनी चाहिए उनको, जैसे कोई भी ट्रेनर बता रहा है तो उनको बताए कि ये भी स्पोर्ट्स है। जैसे जैसे धीरे धीरे ग्रो कर रहा है स्पोर्ट ये, तो जैसे लोगों को पता लगने लग जाएगा तो मेरे ख्याल से वो भी चीज़ें समझ जाएंगे। सो प्रेम भाई, हाफ स्नैच, फुल स्नैच एंड डबल हाफ स्नैच में क्या डिफरेंट होता है? तीनों में डिफरेंस है। पहली चीज़ तो जैसे कि स्नैच होता है कि तो आपके दोनों लेग्स के सेंटर से जाके आपके ओवरहेड तक जाता है, ये आपका फुल स्नैच होता है। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि आपको पूरा ओवरहेड से लेके आना है और यहाँ तक करना है। अब हाफ स्नैच जो होता है ना, आपको ओवरहेड से लाके अपनी स्टमक पे लेके आना है, चेस्ट पे रखना है, फिर आपको फिर बैक स्विंग करना है, फिर ओवरहेड अप करना है, फिर लाना है। ये हो गया हाफ स्नैच, ये सिंगल हाफ स्नैच। और डबल हाफ स्नैच में होता है कि आपके पास 2 केटलबेल होंगी, तो आपको स्विंग किया, आपने ओवरहेड लेके गए, रैक पोजीशन में, इसको रैक बोलते हैं, फिर यहाँ से लाए, फिर आप दोनों बैक स्विंग किया। तो इन तीनों में सबसे मुश्किल आपका ये डबल हाफ स्नैच होता है। सो जिसमें सबसे ज़्यादा बॉडी की पावर लगती है, एंड्रोस लगती है, स्ट्रेंथ लगती है, क्योंकि उसमें ना मेल का केटलबेल का वेट भी ना मिनिमम 24 है ईच, यानी कि आप 42 केजी उठाना है, और मैं अंडर 70 खेलता हूँ, तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ता है उसमें। तो प्रेम भाई, हाथ वगैरह भी फट जाते मेरे होंगे? हाथ बिल्कुल फट जाते हैं, बिल्कुल। तो उस टाइम पे आप किस तरह उन चीज़ों को कंट्रोल कैसे करते हो? कुछ नहीं, मैं जैसे मैं लास्ट प्रैक्टिस कर रहा था मैं, तो उसमें मेरे हाथ फट गए थे, और मेरा पहला सेट ही था, मतलब, और मेरा 4 मिनट का सेट था, हाथ फट गया मेरा। तो मेरा हमेशा माइंड सेट ऐसा रहा है कि अगर मेरा कॉम्पिटिशन में सोचो मैं खेल रहा हूँ 10 मिनट का या 30 मिनट या 60 मिनट का, अगर मेरे पहले या दूसरे तीसरे मिनट में मेरे हाथ फट गए तो मैं छोड़ दूंगा क्या, है ना, इंटरनेशनल स्टेज पे होता हूँ ना। तो मैं वैसे अपनी प्रैक्टिस ही वैसे करता हूँ कि मैं आज मेरा इंटरनेशनल का सेट है, मेरा हाथ फट गया तो फट गया, तो वैसे गिव करने का ऑप्शन नहीं है मेरे पास। माइंड सेटअप ऐसा है। हाँ, खून निकल रहा है, निकलने दो, खेलना उस तरह से अपने मेंटली प्रिपेयर करो। आपको क्या होगा, हाथ फट जाएगा, 4 दिन में ठीक हो जाएगा, मरो तो नहीं आप। बट लेकिन वो मेडल बहुत जरूरी है। मेडल बहुत जरूरी है, एक ईगो पे बात आ जाती है। नहीं, अगर आप उसको छोड़ देते हो ना, आप उतना ट्रैवल करके गए हो, पैसा लगा के गए हो, और फिर आपने छोड़ दिया, तो आपके माइंड में रहेगा यार वो छोड़ दिया, पेन ही तो था, थोड़ा झेल लेते, होना तो कुछ नहीं है। यही फर्क होता है एक 99% में और 1% में, जो स्पोर्ट्स में या फिर किसी भी चीज में जो 1% में वो पर्सन आएगा, वो उस चीज को छोड़ेगा नहीं। टोटली एग्री। बिल्कुल। प्रेम भाई, जैसे 40 केजी के केटलबेल का जो साथ compete करते हो, तो उसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्टी क्या आती है? 40 केजी के साथ ना सबसे बड़ा डिफिकल्टी आती है, जैसे कि मेरा बॉडी वेट भी ना, मतलब जैसे हमारे स्पोर्ट्स में आता है ना, तो सबसे लाइट बॉडी वेट आता है मेरा, तो अंडर 70 मैं कम्पीट करता हूँ। अब मैं अंडर 70 और आपका 40 केजी, आपका 60 प्लस, आपका 60% ऑफ द बॉडी वेट आपका ज़्यादा होगा ना, आपका 40 केजी 30 केजी रह गया बस। और मैंने जब मेरे को 1 साल लगा था प्रिपेयर करने के लिए मेरे बॉडी वेट में, और जबकि मैं स्नैच करता रहा था, तो जब मैंने स्टार्ट किया तो 40 केजी से, तो मतलब मेरे लगा लो मेरा हाथ यहाँ तक अपने शोल्डर के ऊपर भी नहीं जा पा रहा था मैं। तो मेरे एक कोच थे अर्नव सरकार, तो उन्होंने मुझे 1 साल लगाया मुझे उस चीज़ को सिखाने में। पहले स्विंग्स कराई हैं, हाई स्विंग कराई, मेरे सेट कराए 24 से कराए, 28 से कराए, 32 से कराए, 40 से कराए। और 40 से प्रिपेयर करने के लिए आपको बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, बहुत चीज़ें एक हाथ से मूव करने के लिए। और फिर लाइट बॉडी वेट में ना आपको अपनी डाइट भी रखनी पड़ेगी, अपनी रिकवरी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, और स्लीप बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि स्लीप ने मेरी बहुत हेल्प करी है। केटलबेल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, स्ट्रेंथ या एंड्योरेंस? दोनों। जैसे ये केटलबेल स्पोर्ट ना स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस का गेम है ये। आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए, जैसे 40 किलो है, अब उसको स्ट्रेंथ ही तो लगेगी आपको ऊपर उठाने के लिए, बट उसको 10 मिनट सर्वाइव करने के लिए आपको एंड्योरेंस भी चाहिए ना, तो दोनों चीज़ें ज़रूरी है इसमें आपको।
सो एक परफेक्ट रेपिटेशन को जजेस कैसे इवेलुएट करते हैं? जैसे परफेक्ट रैप होता है कि आप अपना, जैसे कोई लेग स्नैच कर रहे हो या फिर क्लीन एंड जर्क कर रहे हो या सिर्फ जैक कर रहे हो या हाफ स्नैच कर रहे हो, तो आपका ओवरहेड है कि जैसे उसमें जजिंग में लिखा हुआ है कि आपको 1 सेकंड ओवरहेड होल्ड करना है। लाइक आपकी बेल ऐसे ऐसे हिल रही है और आपने फटाक से नीचे लाग दिया तो आपका काउंट नहीं होगा, तो आपको करना है 1 सेकंड बिल्कुल बेल को स्टेबल करना है, फिर आपको जज एक काउंट देगा। और उस टाइम पे आप पेस और ब्रीथिंग को कैसे कंट्रोल करते हो प्रेम भाई? जैसे हर एक 10 मिनट के लिए अलग हो जाता है, 30 मिनट के लिए अलग हो जाता है और 60 मिनट के लिए अलग हो जाता है। तो पहले 10 मिनट के लिए जाता हूँ। जैसे अब 10 मिनट का है, अब जैसे कि मेरे को पूरा 10 मिनट सर्वाइव करना है, तो मैं ये थोड़ा ना करूँगा कि मैं अपने पहले ही 2-3 मिनट में मैं फटाफट 50 रैप मार दूँ, है ना। एक मैराथन की तरह चलना है, तो मुझे पहले जो 2 मिनट हैं बिल्कुल काम करके रखो। कोई नहीं, आरपीएम नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, बट लो से स्टार्ट करो, क्योंकि जैसे बॉडी जैसे हीटअप होती जाएगी, थोड़ा बॉडी अडेप्ट करेगी उस वेट को, फिर धीरे धीरे आप उसको स्टार्ट कर दोगे। पर ये भी नहीं करना है कि आपने 1 मिनट में 10 मार दिए, 1 मिनट में 15 मार दिए। पहले 1-2 मिनट आप बॉडी को काम करो, नर्व काम करो, उसके बाद एक आरपीएम पकड़ो आप, जो भी आपके कोच ने आपको बताया, जो आप खुद से सोच रहे हो उसको लेके मेंटेन करो, फिर लास्ट में देखो आपका एनर्जी है तो खींचो। ऐसे 30 मिनट्स वाले में आप स्टार्टिंग में आपको स्लो चलना पड़ेगा, क्योंकि मैराथन हो गया, आपको 30 मिनट सर्वाइव करना है, 60 मिनट सर्वाइव करना है, तो पहले आपको 5 से 10 मिनट आराम से चलना होगा। अगर आप पहले चल गए, आपके हाथ फट गए या आपका कार्डियो चला गया या आपके स्पाज़म आ गया, फिर आप 30 मिनट 60 मिनट सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो उसमें बहुत, इसमें कोच का ज़्यादा हो जाता है हेल्प, कि अब कैसे आपको पेसिंग करवा रहा है। और ब्रीदिंग सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। ब्रीदिंग हम जैसे अपने माउथ से यूज़ करते हैं, इनहेल एक्सेल, वो सब करते हैं। सो प्रेम भाई, इसमें जो बिगनर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन टेक्निकल मिस्टेक्स क्या करते हैं? फटाफट रैप मारने की, और वो फिक्सेशन में ध्यान नहीं देते हैं, अपनी टेक्निक पे ध्यान नहीं देते हैं। तो उनको पहले अपनी टेक्निक पे ध्यान देना है, रेपिटेशन पे ना भागे, क्वांटिटी पे ना भागे, क्वालिटी पे काम करें। और प्रेम भाई, अगर आप किसी एथलीट को एक सुपर एडवाइस देना चाहे टेक्निकली, तो वो क्या देंगे? जैसे कि वो तो एथलीट को देखने के बाद पता लगा कि इसकी क्या कमी आ रही है क्या नहीं है, बट यही कहूँगा भाई कि आप जल्दबाजी ना करो स्पोर्ट में। अपनी टेक्निक पे जितना हो सके आप अपने आप को थोड़ा ग्राइंड करो, लोअर केटलबेल से, फिर आप हैवियर पे जाओ। और जिम में स्ट्रेंथ, जैसे कि आपने बताया कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है केटलबेल में, सो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए क्या कौन सी एक्सरसाइज करते हो? जैसे मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए मैं ट्रेनिंग का पैटर्न बताता हूँ आपको। मैं सिर्फ वीक में 3 डेज़ करता हूँ ऑल्टरनेट डेज पे। लाइक मेरा है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे ट्रेनिंग करता हूँ मैं, फिर 2 दिन रेस्ट करता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि मैं ज़्यादातर मेरी जो, जैसे मैं अभी फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट कॉम्पिटिशन जा रहा हूँ, अभी नेक्स्ट मंथ जा रहा हूँ, कोलकाता जा रहा हूँ, तो मेरी उसकी तैयारी प्रिपरेशन चल रही है। तो जितना मेरा काम होता है ना, तो केटलबेल के साथ ही होता है, और उसमें फिर हल्का सा जीपी भी करता हूँ। जब मेरा पीक टाइम होता है ना, तो उस टाइम मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। जब सीज़न ऑफ होता है, तो मैं उसमें अपने आर्म्स पे काम कर लिया, या फिर शोल्डर पे काम कर लिया, लेग्स पे काम कर लिया। लेकिन जब आपका कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा केटलबेल के साथ हमारी जो टेक्निक है, उस बेल के साथ कैसे अडेप्टेशन लेके आनी है, उन चीज़ों पे काम होता है। उसके साथ हल्की फुल्की जैसे आपके स्क्वाट जंप्स हो गए, पुश प्रेस हो गए, स्विंग्स हो गए, ऐसी लिफ्ट करते हैं जो कि हमारे उसमें हेल्प करे। सो प्रेम भाई, जैसे आपने बताया कि कंपटीशन के टाइम पे आप अलग से ट्रेनिंग करते हो, आपका स्केड्यूल बिल्कुल अलग होता है, बट लेकिन मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है, जैसे कंपटीशन से 5 से 10 मिनट पहले आपके माइंड में चल क्या रहा होता है? वो रूटीन क्या होता है? जैसे पहले तो मेरा रूटीन नहीं होता था कुछ भी, क्योंकि तो पहले तक कुछ भी ऐसे भागता कूदता फिरता था। लेकिन अब जैसे मैं हनुमान जी कुछ बहुत ज़्यादा मानता हूँ, तो मैं जैसे थोड़ा सा साइड में जाके अपने कानों में लगाता हूँ ईयरफोन और हनुमान जैसा सुनता हूँ पूरी, ठीक है। और उसमें 2-4 बार बताता हूँ, और फिर जब स्टेज पर जाने से पहले कहता हूँ, भगवान हनुमान जी संभाल लेना, जो अच्छा वो बेस्ट दे रहे मेरे लिए। प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो प्रेम भाई? जब खेलता हूँ ना प्लेटफॉर्म पे ना, तो मतलब कोई मुझे चेयरिंग करे, मैं उधर ध्यान नहीं देता हूँ। मैं अपना स्कोर बोर्ड देखता हूँ और अपनी लिफ्टिंग पे देखता हूँ, मैं इधर उधर ध्यान नहीं देता हूँ कि मेरे कोच से जो बात हुई है कि फॉर एग्जांपल मुझे 100 रेप्स मारना है, ये आरपीएम लेके चलना है, तो मेरे माइंड में वो लेके चलता है, तो मैं ज़्यादा प्रेशर के बारे में सोचता ही नहीं हूँ। तो प्रेम भाई, जैसे आप यूएस में भी अभी मेडल आपने लिया है, तो जैसे आप वेजिटेरियन हो, प्योर वेजिटेरियन हो, तो आप अपने न्यूट्रिशन को कैसे मैनेज करते हो बाहर जाके? क्योंकि वो बिल्कुल टोटली एक डिफरेंट कंट्री है,
वहाँ का खाना पीना हवा सब डिफरेंट है, तो उस चीज़ को कैसे मैनेज करते हो? अभी जैसे यूएस में एक फनी इंसिडेंट हो गया मेरे साथ। मैंने फुल अच्छे से तैयारी करके बैठा था मैं, कि वही स्पेन की तरह की मैं इस बार सोच रहा था कि 80 था मेरा, 82 है वर्ल्ड रिकॉर्ड था मेरे बॉडी वेट में 40 केजी के साथ। प्रैक्टिस में अच्छे नंबर लग रहे थे कि 82 मारूंगा मैं। तो हुआ क्या, मैं बॉडी वेट करवा के आया अपना, और कल मेरी लिफ्टिंग है शाम को। अब मैं वेज हूँ बिल्कुल, तो वहाँ पे कोई फलाफल था, वो मैंने वो खा लिया, और उससे रात को मैंने खा तो लिया, उससे मेरे को की फूड पॉइजनिंग। अब फूड पॉइजनिंग, सुबह उठा हूँ मैं, कंपटीशन थे 1-2 घंटे पहले 3 से 4 बार मैंने वोमिटिंग कर ली है। अब उसके बाद तो अब बॉडी डेड हो जाती है, और फिर 40 किलो उठाना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, और फिर भी मैंने इसमें सर्वाइव किया है। तो और इससे पहले क्या होता था कि डाइट में ना, जैसे मेरे साथ 1-2 दोस्त होते थे मेरे, जैसे मेरा फ्रेंड दानिश होता था, तो काफ़ी हेल्प करता था मेरी ना, कि उसे पता है कि भाई इसमें यार ये बैकन है या फिर जो हैम है, तो वो थोड़ा सा वो मेरे लिए मॉडिफाई करवा देते चीज़ें, कि हाँ इसको सिर्फ सैलड दे दो। उस बार वो था नहीं, तो ये गड़बड़ हो गई मेरे साथ। और उसके बाद जैसे 1-2 साल से हमारी एक आंटी आ रही है हमारे साथ, वही मेरी मदर की समान ही है, सुदेश सांगवान। तो अब वो काफ़ी ध्यान रखती हैं, वो भी बिल्कुल प्योर वेज हैं, तो अपनी एयरबीएनबी में खुद खाना वाना बनाती हैं स्पेशल, और किसी का ध्यान रखे चाहे न रखें, लेकिन मेरे लिए स्पेशल खाना वाना बना के लाती हैं। वहाँ पे भी लिफ्टिंग के टाइम पे तू खा, मेरे लिए बचा के रखेगी। तो अब वो काफ़ी चीज़ों मेरे लिए हेल्प कर देते हैं आंटी। तो बेसिकली उस न्यूट्रिशन डाइट में होता क्या क्या है? जैसे लिफ्टिंग से पहले तो जितना हो सके हम कार्ब लेते हैं, तो जैसे दाल चावल हो गया, क्योंकि वहाँ पे जैसे इतना कुछ तो मिलता नहीं है, और दाल चावल खाते हैं, और रोटी भी नहीं मिलती है वहाँ पे। तो जैसे दाल चावल, अपना पनीर हो गया, या फिर जैसे कि अपना ब्राउन ब्रेड में हमने वो पीनट बटर लगाया, बनाना काटा, उसका सैंडविच खाया, ओट्स खाए, ये चीज़ें होती हैं। प्रेम भाई, ऐसा कोई कंपटीशन जिसके अंदर आपने किसी एथलीट के साथ एक ईगो हर्ट ले लिया हो अपने ऊपर, कि नहीं इसको तो हरा के ही छोड़ूंगा आज? ये स्पेन वाले में हुआ था। तो एक हमारे थे जो एक बड़े भाई थे, उन्होंने काफ़ी चीज़ें मतलब लेके ना, मतलब हर चीज़ में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ना पुश किया उस चीज़ को लेके, कि वो आ रहा है, उसको वो इतना अच्छा खेलता है, इतना अच्छा खेलता है। काफ़ी ज़्यादा बार ना मेरे सामने उसके बारे में बोल दी, उसकी टेक्निक ये, तो उसकी टेक्निक, ईगो हर्ट हो गया। मतलब यार मेरे बारे में नहीं बात कर रहे हैं, कि मैं भी तो कर रहा हूँ ना, मैं पहली बार ही, तो मैंने लगा इसको हराना है। तो वो ठीक है, मैं वहाँ हरा नहीं पाया, पर वो फिर मेरे को था कि मैंने उसको बोल के भी आया था जो स्पेन में, कि आई विल बीट यू इन यूएस से, बट वो यूएस में आया ही नहीं। तो मे बी वो नेक्स्ट ईयर जैसे सर्बिया है, तो वहाँ आए तो उसको एक बार हरा पाऊँगा। उसके नंबर बीट करने, हराना तो नहीं, कि जो उसका नंबर है वो उसका नंबर बीट करना है मेरे को। और कोई ऐसा फनी इंसिडेंट हुआ हो आपके साथ यूरोप में स्पेशली, कि जो आज तक आपको याद है? डेनमार्क में हुआ था। डेनमार्क में बहुत तगड़ा कंपटीशन था, बहुत तगड़ा, बिल्कुल टाइट था, कोई चांस ही नहीं था मेडल लेने का ना। और मैं तो आराम से ऐसे खड़ा था कि भाई क्या मेडल आएगा, और जब नाम एक से बोला ना कि थर्ड ब्रोंज मेडल, वो मैं ऐसे बैठा था यार, मेरा मेडल आने वाला नहीं है मेरे से बड़े, क्योंकि ना मैं थोड़ी बॉडी वेट जैसे मैं 70 खेल रहा हूँ, तो मेरी अपर बॉडी वेट क्लास के साथ मेरी मर्ज कर दी थी। मैं सोचा यार मेरी तो नहीं आई, उन्होंने मेरे से ज़्यादा वेट उठाया हुआ है, मैंने तो 24 किलो उठाया, वहाँ पे मेडल आया तो ऐसे भाग के आया, वो ज़्यादा फनी इंसिडेंट था। सो प्रेम भाई, इंडिया के अंदर जो कैटेबल है वो अभी ग्रो हो रहा है, और आपकी खुद की भी एकेडमी है, आपके पास 50+ बच्चे हैं, तो आप उनको क्या एक मोटिवेशन कोर्स देना चाहोगे या मोटिवेशन देना चाहोगे? मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि हर एक के लाइफ में, हर एक इंसान की लाइफ में एक स्पोर्ट्स होना चाहिए। एक स्पोर्ट्स आपको बहुत कुछ चीज़ सिखाता है, आपको डिसिप्लिन, मोटिवेशन आपको सिखाता है, कैसे आप अपने आप को बेहतर जान पाते हो। तो ये कि भाई मैं उनको बोलता भी हूँ कि और आपको ट्रेन करना भी आ जाएगा अपने आप को उस माइंडसेट से। एक जो एथलीट का जो माइंडसेट है ना, वो ज़रूरी है कि सब इंसानों के अंदर आना चाहिए, तो उनको मैं उसी तरह से गाइड करता हूँ मैं। तो प्रेम भाई, अब हम आपके मेडल्स के बारे में बात करते हैं, तो प्लीज़ हमें अपने गोल्ड मेडल के बारे में बताएं। तो ये 2 मेरे गोल्ड मेडल मैंने अभी लास्ट ईयर ये हंगरी में जीते थे मैंने, नवंबर में, और ये मेरा अभी लेटेस्ट है, अभी यूएस में जीत के आया था मैं गोल्ड मेडल। तो आपके सबसे ज़्यादा दिल के करीब कौन सा मेडल? ये मेरे दोनों, हंगरी वाला बिल्कुल दिल के करीब है मेरे। तो प्रेम भाई, अब हम बात करते हैं सिल्वर मेडल के बारे में। तो ये 2 मेरे सिल्वर मेडल मेरे दिल्ली में एक वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, वहाँ पे मैंने जीते थे, और ये मैंने स्पेन में जीता था। और इन मेडल्स में सबसे ज़्यादा हार्ड कौन सा था? हार्ड ये स्पेन वाला बहुत हार्ड था। तो ये मतलब आप क्यों सोचते हैं क्यों हार्ड था? क्योंकि वो मेरा पहला कंपटीशन था 40 के साथ कम्पीट करने वाला,
और उसके लिए मैंने 1 साल प्रिपेयर किया था। तो मेंटली और फिजिकली बहुत चैलेंजिंग था। इनके साथ इतना कुछ चैलेंजिंग नहीं था क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता रहा था वो चीज़ें। और फिर ये लिफ्ट से मैं एक नई लिफ्ट पे आया था मैं, और एक नए वेट में आया था मैं, तो ज़्यादा चैलेंजिंग था ये स्पेन वाला। तो प्रेम भाई अब हम आपके ब्रॉन्ज मेडल के बारे में बात करेंगे। ये भी मेरा एक स्पेन में मैंने 2 इवेंट खेले थे, एक में सिल्वर, एक में मेरे को ब्रॉन्ज। और ये डेनमार्क में थे मेरे, ये दोनों मेरे ब्रॉन्ज मेडल थे। तो प्रेम भाई जैसे आपने ब्रॉन्ज मेडल लिए, सिल्वर मेडल लिए, उनसे आपने क्या सीखा? उन चैंपियनशिप में आप गोल्ड मेडल क्यों नहीं ले पाए? जैसे कि मेरा डेनमार्क में था, डेनमार्क में क्योंकि बताया मैंने बहुत ज़्यादा कंपटीशन था। और मैं डेनमार्क में तो इसलिए जीत पाया क्योंकि मैं अभी 6 महीने पहले मेरे को गोल्फर इंजरी हो गई थी मेरे को। तो उस इंजरी से मैं धीरे धीरे रिकवर कर रहा था मैं, और फिर कंपटीशन आ गया था। तो वहाँ पे मैं जस्ट ज़्यादा वेट उठा नहीं सकता था मैं, तो मेरे पास 24 kg था। तो फिर मैंने 20, अगर मैं भी वहाँ पे अगर 28 या 32 आता, पर उसके लिए टाइम चाहिए था। तो अगर मैं उठाता तो मैं जीत जाता वहाँ पे। तो इसलिए वहाँ पे मैं जीत नहीं पाया डेनमार्क में। और अपना स्पेन में ब्रॉन्ज मेडल आया क्योंकि उसमें बताया ना कि मेरे एक ही लिफ्ट, मेरा मेन गेम जैसे था 40 kg था। तो मेरा 40 kg हो गया, मेरा सेकंड डे पे लिफ्टिंग था। तो और मेरा जो फर्स्ट इवेंट था वो डे 1 पे हो गया। तो डे 1 में मैंने इतना एफर्ट नहीं लगाया, इतना पुश नहीं किया बॉडी को कि वहाँ पे मेरा आ सकता था गोल्ड या सिल्वर आ सकता था, क्योंकि मेरे को अपनी बॉडी को ज़्यादा फ्रेश रखना था सेकंड डे जो मेरा मेन था 40 kg जिसकी मैं प्रिपेयर कर रहा था। तो इस वजह से मेरे को स्पेन में मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था। तो प्रेम भाई मैंने आपके काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस पे ये देखा है कि CMS और MS रैंक हैं, तो उनको प्लीज़ आप एलेबरेट करो, वो क्या है? जैसे ना CMS, इसमें 3 रैंक होती है हमारी ना। तो जैसे CMS आपका 3rd नंबर पे आता है, फिर आपका MS आता है 2nd नंबर पे, फिर MSWC आता है 1st नंबर पे। तो CMS होता है कैंडिडेट मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स, और MS होता है मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स, और MSWC मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स इन वर्ल्ड क्लास। तो क्या रैंकिंग टेबल होती है हमारी ना, तो जैसे हर एक फेडरेशन की अलग अलग है। तो जैसे उसमें लिखा होता है कि आप अगर आप फॉर एग्जाम्पल मैंने 24 से मैंने अपना पहला CMS किया था, तो मेरे जैसे अंडर 70 वेट में 24 के साथ मेरे को इतने रेपिटेशन करने ही करने हैं उतने मिनट में। अगर उतने करूँगा, वो हार्ड होता है, आसान नहीं होता है, उतने रैप्स करूँगा तो जाके मुझे वो रैंक मिलेगी। ऐसे ही तो MS वाला थोड़ा और हार्ड होता है, MSWC और हार्ड होता है। तो जो कि मेरे MSWC लास्ट मेरे लगे, तो तीनों रैंक है मेरे पास। तो मैं अभी फ़िलहाल मेरे पास 10 CMS है मेरे पास, और मेरे पास 1 MS है। मैं इंडिया का फर्स्ट एथलीट हूँ जिसने 40 kg के साथ मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स की रैंक हासिल करी है, और मैं इंडिया का फर्स्ट हूँ जिसने अपना IKMF में MSWC दो MSWC की रैंक है मेरे पास। तो प्रेम भाई आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ पे देखते हैं? मैं देखता हूँ कि मेरे पास रैंक्स होंगे ज़्यादा, CMS से ज़्यादा मेरे पास MSWC और 7-8 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो मेरे पास। तो ये आपका एक गोल है मेरा। सो प्रेम भाई जो न्यू जनरेशन आ रही है उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? थोड़ा सा वो गड़बड़ कर रहे हैं कि वो जल्दी भाग रहे हैं वेट को अपने इंक्रीज करने। उनको ये चीज़ समझनी होगी कि पहले आप लोअर कैटलबेल के साथ आप ट्रेन करो अच्छे से, टेक्निक स्ट्रॉन्ग करो, फिर आप हैवियर वेट पे जाओ। अब गलती वो करते हैं कि सीधा हैवियर सोचते हैं कि हम हैवियर वेट पे जाएं, जो कि उनको इंजरी भी देगा, उनको ग्रो भी नहीं करेगा। तो इस चीज़ से थोड़ा बच के रहें वो लोग। प्रेम भाई अब हम 1 वर्ड आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा और आपने सिर्फ उनमें से चूज करना है एक को। ठीक है। गोल्ड मेडल और वर्ल्ड रिकॉर्ड? वर्ल्ड रिकॉर्ड। टैलेंट और हार्ड वर्क? डिसिप्लिन और मोटिवेशन? डिसिप्लिन। टेक्निक और टेक्निक। स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस? दोनों, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस, क्योंकि हमारा स्पोर्ट जैसा है ना। दोनों। मेंटल टफनेस और फिजिकल स्ट्रेंथ? मेंटल टफनेस। प्रैक्टिस और रिकवरी? दोनों, प्रैक्टिस के साथ रिकवरी जुड़ी है, रिकवरी के साथ प्रैक्टिस जुड़ी हुई है। कोच और सेल्फ लर्निंग? कोच। मॉर्निंग वर्कआउट और इवनिंग वर्कआउट? मॉर्निंग वर्कआउट। जिम और केटलबेल? कंपटीशन और ट्रेनिंग? ट्रेनिंग है तो कंपटीशन है, कंपटीशन तो ट्रेनिंग है, कंपटीशन को तो ट्रेनिंग कैसे करेंगे ना। प्रेशर और एक्साइटमेंट? प्रेशर। रिस्क और सेफ्टी? सेफ्टी के साथ प्रैक्टिस करना ताकि इंजरी फ्री रहूं। विनिंग और लर्निंग? लर्निंग। सक्सेस और हैप्पीनेस? सक्सेस। लेगेसी और रिकॉर्ड्स? लेगेसी। रिस्पेक्ट और फेम? रिस्पेक्ट। तो प्रेम भाई मेरा गांव है उचाना करनाल, तो मेरे गांव की जो जनरेशन है, नई जनरेशन है, उनको मोटिवेट करने के लिए आप क्या विचार देना चाहेंगे? उचाना गांव करनाल में मैं कैटबल वर्ल्ड चैंपियन एथलीट, मैं आप लोगों को सिर्फ ये गाइड करना चाहूँगा न्यू जनरेशन को कि जितना हो सके ना आप लोग मेहनत करो, और जो चीज़ जैसे स्टीरॉयड है, जल्दी सक्सेस की तरफ मत भागो। जितना हो सके आप इसको प्रोसेस को फॉलो करो, आप
धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाओ। जय माँ भवानी। तो हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं और आगे भी हम अच्छे अच्छे एथलीट्स आपको देते रहेंगे। थैंक यू।